नमस्कार दोस्तों। EHI इकाई 3 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव और विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश। कृषि। अंग्रेज़ों की कृषि नीति मुख्यतः अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। स्थायी बंदोबस्त के इलाकों में जमींदारों को एक निश्चित धनराशि भू राजस्व के रूप में सरकार को देनी होती थी। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान एकत्र करते थे जितना कि उन्हें सरकार को देना होता था। उनकी इस मांग को पूर्ण करने के लिए किसानों को स्वयं ही महाजनों से धन उधार लेना पड़ता था और महाजन किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूल करते थे। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे तो सरकार शोषकों का ही साथ देती थी। अंग्रेजी सरकार नकदी फसलें जैसे कि नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेजी उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता था। कपास और नील बोने वाले किसान इस शोषण नीति से सबसे अधिक पीड़ित थे। अंग्रेजी भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप किसानों की एक बड़ी संख्या भूमिहीन कृषि श्रमिक बनती जा रही थी। 1901 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि 20% से अधिक आबादी देश में भूमिहीन श्रमिक की थी। उद्योग। अंग्रेज़ों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े की भी भारत में बिक्री के ऊपर प्रस्तुत किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। भारतीय कामगार इस स्थिति में नहीं थे कि वे अंग्रेजी मशीन से बने कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। हालांकि इंग्लैंड में मशीनों के आगमन पर वहां के कामगारों की हालत भी बिगड़ी थी, लेकिन शीघ्र ही उन्हें कारखानों में रोजगार मिल गया था। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखानों के लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक ही था। जो कुछ छोटे मोटे कारखाने, खदानें या बागान यहाँ पर थे, उनमें काम कर रहे कामगारों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। राष्ट्रीय चेतना के उद्भव के कारण। प्रशासनिक संगठन स्वरूप। भारतीय साधनों का पूर्ण रूप से शोषण करने के लिए अंग्रेज़ों ने देश को एक प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की। प्रशासन में एक रूपता स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण तरीके अपनाए गए, उनके अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन, पुलिस, कानून और व्यवस्था आदि के क्षेत्र सम्मिलित थे। संचार व्यवस्था। सभी मुख्य नगरों को तार व्यवस्था से जोड़ा गया। 1853 से रेल लाइनें बिछाई गईं। इसके अंतर्गत योजना यह थी कि प्रांतों को एक दूसरे के साथ और उन क्षेत्रों को जहां से कच्चा माल प्राप्त होता था, बंदरगाहों के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन जैसे जैसे रेल लाइनों का विकास हुआ, यात्रियों के आवागमन में भी वृद्धि हुई और इस प्रकार दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। नवीन शिक्षा प्रणाली। अंग्रेज़ों ने भारत में जिस नवीन शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया, मुख्यतः पुरानी शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। अंग्रेज़ों की यह धारणा थी कि इस प्रकार की शिक्षा से भारतीयों में वह एक निष्ठावान वर्ग खड़ा कर देंगे जो कि अंग्रेज़ों के लिए पूर्ण स्वामी भक्ति के साथ क्लर्की आदि का कार्य कर सकें। जैसे मैकाले ने कहा था कि उद्देश्य यह था कि व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो कि खून और रंग से तो भारतीय हों, परंतु आदर्श, विचार और अक्ल से अंग्रेज हों। अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेज़ों ने प्रारंभ से ही अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के कई क्षेत्रों को विजित किया था। इस काल में भी उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखा। अनेक भारतीय रियासतों को जो अंग्रेज़ों से संघर्षरत भी नहीं थीं, अंग्रेज़ों ने हड़प लिया, जैसे 1843 में सिंध, 1849 में पंजाब, 1856 में अवध और झांसी, सतारा और नागपुर आदि।
रियासतों का हड़पा जाना। इस प्रकार भारतीय राजा भी अंग्रेज़ों के प्रति सचेत हो उठे थे। बौद्धिक जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण का काल प्रारंभ हुआ। बौद्धिक जागरण से हमारा अभिप्राय उस प्रयास से है जिसके द्वारा तत्कालीन समाज का आलोचनात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया गया कि उसका परिवर्तन आधुनिक आधार पर किया जा सके। इस विश्लेषण का श्रेय बुद्धिजीवियों को जाता है जिन्होंने आधुनिक शिक्षा हासिल की थी। राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खां आदि ऐसे प्रमुख बुद्धिजीवी थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगभेद नीति। अंग्रेज़ों द्वारा अपनाया गया रंगभेद दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में सहयोग बना। यह भेद अंग्रेज़ों द्वारा केवल सामाजिक व्यवहार में ही नहीं अपनाया जाता था, बल्कि न्यायिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता था। 1864 में G.O. ट्रेविलियन ने, जो कि एक इतिहासकार और प्रभावशाली सरकारी अफसर भी थे, यह लिखा था कि कचहरी में हमारे देश के एक व्यक्ति की गवाही कई हिंदुओं की गवाही के मुकाबले ज़्यादा महत्व रखती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो कि एक बेईमान अंग्रेज़ के हाथों में अत्यधिक शक्ति देती है। वास्तव में रंगभेद की इस नीति ने व्यावहारिक रूप से जो कठिनाइयों और अपमान भारतीयों को दिया, उससे राष्ट्रीय चेतना के विकास में अधिक बल मिला। भारतीय प्रतिक्रिया। किसान और जनजाति आंदोलन। इतिहासकार कैथलीन गफ ने ऐसे 77 किसान विद्रोहों का उल्लेख किया था जिनमें की हिंसा का प्रयोग किया गया था। जनजातियों के आंदोलन भी अत्यंत उग्र थे। कुंवर सुरेश सिंह ने इन आंदोलनों का अध्ययन कर यह धारणा प्रस्तुत की है कि भारतीय समाज के किसी अन्य वर्ग की अपेक्षा जनजातीय आंदोलनों की संख्या अधिक थी और यह अधिक हिंसक भी थे। इस काल के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन: ट्रीवैनकोर विद्रोह 1800 से 1809, भील विद्रोह 1818 से 1831, हो विद्रोह 1820 से 1821, खासी विद्रोह 1829 से 1831, कोल विद्रोह 1831, संताल विद्रोह 1855 से 56। इनके अतिरिक्त वहाबी आंदोलन 1813 से 1869 और फराजी आंदोलन 1834 से 1847 भी इस काल के महत्वपूर्ण आंदोलन थे। इनमें से अधिकांश विद्रोहों में नेतृत्व अंग्रेज़ों की नीतियों के परिणाम स्वरूप उजड़े हुए सामंतों ने प्रदान किया था। 1810 से 11 की बनारस की हड़ताल और 1816 का बरेली विद्रोह इसके कुछ उदाहरण हैं। बनारस में शहर की जनता ने गृह टैक्स के विरुद्ध हड़ताल की थी और बरेली में पुलिस टैक्स की विरुद्ध। यह पुलिस टैक्स जनता से इस बात के लिए उगाहा जाना था कि पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। बनारस विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को गृह टैक्स वापस लेना पड़ा, परंतु बरेली की जनता को पुलिस टैक्स देना ही पड़ा। 1857 का विद्रोह। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप जो व्यापक असंतोष जनता में फैल रहा था, वह 1857 के विद्रोह के रूप में प्रतिभूत हुआ। उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यह विद्रोह फैला। इस विद्रोह में हम पहली बार यह देखते हैं कि जनता राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित हुई थी। S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस महत्व को दर्शाया है। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया, लेकिन इसके साथ साथ भारत का प्रशासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। लेकिन इस विद्रोह के दमन से लोकप्रिय विद्रोह का सिलसिला रुका नहीं। 19वीं शताब्दी के अंत तक कई क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह होते रहे। 1857 के उपरांत किसान विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध में जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए थे: बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60, त्रिपुरा में कुकी विद्रोह 1860 से 90, पंजाब में कूका विद्रोह 1869 से 72, महाराष्ट्र में किसान विद्रोह 1879, दक्षिणी बिहार में बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900। मध्यवर्गीय चेतना। राजा राममोहन राय ने इस क्षेत्र में भी अग्रदूत कार्य किया। उन्होंने बंगला भाषा में एक पत्रिका संवाद कौमुदी
प्रकाशित करनी प्रारंभ की, जिसमें कि विभिन्न विषयों पर लेख लिखे जाते थे। दीनबंधु मित्र ने बंगला भाषा में नील दर्पण नाटक लिखा, जिसमें कि नील की खेती करने वाले किसानों के कष्टों का जिक्र था। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ लिखा, जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। उस समय के कुछ प्रमुख समाचार पत्र जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना में योगदान दिया: बंगाल में हिंदू पैट्रियट, अमृता बाजार पत्रिका, बंगाली और संजीवनी, बम्बई में मराठा केसरी और नेटिव ओपिनियन, मद्रास में हिंदू आंध्र पत्रिका और केरल पत्रिका, संयुक्त प्रांत में हिंदुस्तान और आज़ाद पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार-ए-आम आदि। 1877 तक देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या 169 हो गई थी। इसके साथ साथ कई महान साहित्यकार भी उभर कर सामने आए, जिनकी कलम ने राष्ट्रीय चेतना को एक नवीन रूप दिया। इन साहित्यकारों में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अल्ताफ हुसैन होली और शास्त्री चिपलूकर आदि प्रमुख थे। भारतीयों ने इंग्लैंड में लंदन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1866 में उसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में मिला दिया गया। 1870 में महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। बंगाल में इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 का गठन किया गया और मद्रास में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। यदि हम प्रारंभिक संगठनों से इन संगठनों की तुलना करें तो यह संगठन निसंदेह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध प्रस्तावों और अपीलों के द्वारा विरोध करना था। जन जागृति उत्पन्न करने के लिए इन्होंने सार्वजनिक सभाओं का रास्ता अपनाया। इन सभाओं में राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहस होती थी और विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। वास्तव में इन संगठनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 की भूमिका तैयार की थी। इसी समय अंग्रेजी सरकार ने कुछ दमनकारी कानून भी पारित किए, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयु का कम किया जाना। इस प्रकार के कानून वायसराय लॉर्ड लिंटन के काल में 1876 से 80 बनाए गए थे। धन्यवाद।